नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में गुप्त काल के इतिहास के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन करने के पश्चात गुप्त काल के प्रशासन के बारे में पढ़ा जाएगा। विभिन्न कारणों से गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। गुप्त प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई विशेष स्रोत नहीं है, जैसा कि मौर्य काल के इतिहास का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र या ऐसे कई सारे स्रोत हैं जो कि मौजूद हैं, जिनसे गुप्त शासन का पूरी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि स्रोत अधिक इस संबंध में सीधे उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य स्रोतों से गुप्त काल के शासन का अध्ययन किया जा सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ सिक्के माने जा सकते हैं, क्योंकि गुप्त काल में कई सोने के सिक्के प्रचलन में आए थे और इनसे उस काल के राजनीतिक और अन्य प्रकार का जो इतिहास है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इन सिक्कों के अलावा कुछ शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे मुख्य रूप से गुप्त शासन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उस समय में जो प्रचलित शासन व्यवस्था थी, या मौर्य शासन से अगर इसकी तुलना करें तो उसी प्रकार से मौर्य शासन के तरह ही गुप्त शासन में भी प्रशासन को आसान बनाने के लिए और सभी के लिए सहज और सुलभ बनाने के लिए उसे 4 भागों में बांटा गया था: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिले का शासन और गांव का शासन। और यही व्यवस्था गुप्त काल में भी थी। गुप्त काल में केंद्रीय शासन में राजा सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता था और मुख्यतः एक तंत्रात्मक शासन प्रणाली उस समय स्थापित थी। राजा को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और वह सर्वशक्तिमान माना जा सकता है, क्योंकि शासन की जितनी भी स्टेप्स थे वो सभी राजा के ही अधीन थे। वह स्वयं ही मुख्यतः शासन के संबंध में नियम आदि बनाया करता था और इस बात का भी उसे पूरा भान होता था कि उसके पूरे साम्राज्य में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से है या नहीं, और यदि उसमें कोई दिक्कत होती थी तो उसे सुचारू करने का कार्य का प्रमुख भी राजा ही था। और जो दंड देने का विधान था उसमें भी हालांकि कई न्यायालय स्थापित थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राजा का ही माना जाता था। इस प्रकार से जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के जितने भी मुख्य रूप से शक्तियाँ थी वे सभी राजा के ही पास नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके कार्य में सहयोग करने के लिए विभिन्न मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। और हालांकि राजा पूरी तरह से उनके जो विचार थे उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन फिर भी विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए और सुचारू शासन देने के लिए इन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंत्री संधि विग्रहिक नाम का था, जो कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि मुख्यतः युद्ध में और संधि में और विभिन्न समयों पर भी मुख्यतः राजा के साथ कार्य किया करता था। इसके अलावा राजकोष के मंत्री को आयुक्त कहा जाता था और इसी प्रकार से अन्य कार्यों को करने के लिए विभिन्न मंत्री नियुक्त किए गए थे। और उस समय कालिदास ने
मंत्री की तुलना राजा के दाहिने हाथ से की थी। अन्य कार्यों को करने के लिए भी विभिन्न मंत्री नियुक्त किए गए थे। सुचारू शासन प्रदान करने के लिए राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था और प्रत्येक प्रांत को भुक्ति कहकर संबोधित किया जाता था। और इस तरह के जो भुक्तियाँ हैं उनमें मगध भुक्ति और तीर भुक्ति नाम से वर्णन प्राप्त होता है, जो कि एक प्रांत के रूप में विद्यमान थे। भुक्ति के शासक को उपारिक महाराज या गोप कहकर संबोधित किया जाता था और इन उपारिक महाराजों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। और जैसा कि मौर्य शासन में भी प्रचलित था, अधिकतर उपारिक महाराज या तो राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे या फिर मूल रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस पद पर सुशोभित किया जाता था और उस प्रांत में सभी कार्यों को करने का जो दायित्व है वो उपारिक महाराज का हुआ करता था। और संभवतः जिस प्रकार से विभिन्न कार्यों को करने के लिए केंद्रीय स्तर पर मंत्री नियुक्त किए गए थे, उसी प्रकार से उन कार्यों के लिए विभिन्न भुक्तियों में अलग अलग व्यक्तियों को, अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। भुक्तियों को इसके पश्चात और आगे विभाजित किया गया था और जिस प्रकार से वर्तमान में राज्य को जिलों में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार से गुप्त काल के जिलों को विषय कहकर संबोधित किया जाता था और प्रत्येक विषय का शासन देखने के लिए एक विषयपति की नियुक्ति की जाती थी, जो कि विभिन्न कार्यों को देखता था। विभिन्न जो बड़े नगर थे वहाँ पर विभिन्न कार्यों के लिए एक महासमिति का निर्माण किया गया था और इस महासमिति में मुख्य रूप से 5 मुख्य व्यक्ति कार्य करते थे, जिनमें शामिल किया जा सकता है पहले नगर के जो विभिन्न व्यापारी वर्ग के लोग हुआ करते थे उन्हें, इसके अलावा जो प्रधान व्यापारी हुआ करते थे वे भी शामिल थे। विभिन्न शिल्प के निर्माण के लिए अलग अलग शिल्पियों के संघ बने हुए थे और उनमें से एक प्रधान शिल्पी भी इस महासमिति में शामिल किया जाता था। और विभिन्न जो कार्यालयों के उस समय के कार्य हुआ करते थे उन्हें देखने के लिए जो कर्णिकों की नियुक्ति की गई थी, उनका जो प्रधान लेखक है वह भी इसमें शामिल होता था। और जो राज्य के राजस्व पत्र या इस प्रकार के मुख्य कागज़ हुआ करते थे उन्हें रखने के लिए भी एक व्यक्ति इसमें शामिल किया जाता था। इस प्रकार से विभिन्न कार्यों के लिए यह महासमिति बनाई जाती थी और ज़िले में ही विभिन्न प्रकार से जो कार्य हुआ करते थे उनमें महत्वपूर्ण पुलिस का जो कार्य करता था उसके लिए दंडपाशिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और अन्य कार्यों के लिए भी अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव को ही माना जाता था और गांव के शासन के कार्य को देखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नियुक्त किया जाता था वह ग्रामाध्यक्ष कहलाता था। गांव के शासन को देखने के लिए 5 सदस्यों की एक पंचायत होती थी और इस पंचायत के अधीन
विभिन्न गांव सम्मिलित किए जाते थे और एक तरह से ये पूरे गांव और पूरे जितने भी आसपास के सम्मिलित गांव थे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने का कार्य यही पंचायत किया करती थी। विभिन्न मुकदमों को सुनने का और निर्णय देने का कार्य भी पंचायत किया करती थी और राजकोष इत्यादि जमा करके आगे जो पहुंचाने का कार्य है वह भी इस पंचायत के द्वारा किया जाता था। और पूर्व के जो कई साम्राज्य थे उन्हीं की भांति पंचायत को बहुत अधिक जो अधिकार हैं वो प्राप्त थे। इस प्रकार से गुप्त काल में प्रशासन का अत्यधिक ध्यान रखा गया था और जिस प्रकार से वर्तमान में विभिन्न लेवल बनाए गए हैं प्रशासन के, यही लेवल्स गुप्त काल में भी देखने को मिलते हैं।